फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। और आज हम लोग ह्यूमन बीइंग में कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब इन आउट हो रहा है उसके बारे में प्रोसेस समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। In human beings, the air is taken into the body through the nostrils. एयर में जो ऑक्सीजन है या सिंपली अभी एयर की बात करते हैं, एयर को बॉडी के अंदर लेके जाना है और वो कैसे जाएंगे? नोस्ट्रिल्स के थ्रू जाते हैं। आपकी एक नोज है जिसमें दो होल्स हैं, उन होल्स को वी कॉल नोस्ट्रिल्स। The air passing through the nostrils is filtered by fine hair that line the passage. जब एयर नोस्ट्रिल से पास होती है तो उसको फिल्टर किया जाता है, क्योंकि नोस्ट्रिल्स के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो उस पैसेज के अलोंग होते हैं, वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे वो उधर ही रह जाएंगे। फाइन हेयर्स एयर को अलाउ करेगा लेकिन फिल्टर करके। The passage is lined with mucus which helps in this process. पैसेज में म्यूकस भी होता है, एक बलगम चिपचिपा मटेरियल होता है जो इस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। तो यानी कि नोस्ट्रिल्स के अंदर दो चीजें हैं, एक फाइन हेयर्स और एक म्यूकस जो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। ओके। From here the air passes through the throat and into the lungs. यहाँ से जो एयर है वो थ्रोट यानी कि गले से होती हुई कहाँ पे चली जाएगी? लंग्स यानी फेफड़ों के अंदर पास हो जाएगी। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। गले में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यानी कि छल्ले हैं। अब आप फिगर भी देखेंगे तब आपको वहां पे मैं बताऊंगा, यहाँ पे भी बता ही देता हूँ। चलिए, ये मैंने एनसीईआरटी बुक में से जो डायग्राम है वो शेयर किया है। ये देख सकते हो आप, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है जिसकी वो बात कर रहे हैं। थोड़ा मैं जूम इन कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि क्लियर थोड़ा दिख जाए। थोड़ा सा सेकंड वेट करना पड़ेगा पे। चलिए, ये जूम इन हो चुका है। तो मतलब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यस यू कैन क्लियरली सी। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये वाला। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम है ये अब आप पढ़ने वाले हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। गले में ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, छल्ले जिसको बोल सकते हैं। दीज इंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जिस रास्ते से एयर ने पास होना है, एयर पैसेज है, वो कोलैप्स यानी कि आपस में पिचक ना जाए। पिचक मतलब बंद ना हो जाए, क्योंकि अगर वो पाइपलाइन पिचक गया, बंद हो गया, तो फिर एयर का तो पैसेज ब्लॉक हो गया, फिर तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी और सांस आएगा ही नहीं। एयर इन आउट का प्रोसेस खराब हो जाएगा और हमारी डेथ भी हो सकती है। विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर कॉल्ड एल्वियोली, सिंगुलर एल्वियोलस। लंग्स के अंदर ये पैसेज जो होता है वो छोटी छोटी और ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, जो आखिरकार कहाँ पे जाके एंड होगा? एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसे एल्वियोली बोलते हैं। अगर एक सिंगल एल्वियोली की बात करेंगे तो उसे एल्वियोलस बोला जाता है। कलेक्टिवली वी कॉल्ड एल्वियोली। जैसे मैं आपको फिगर यहाँ पे बता दिखाता हूँ। थैंक यू प्रभु। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एयर पैसेज है ये वाला, वो लंग्स के अंदर जाके डिवाइड हो रहा है बहुत स्मॉल स्मॉल आगे ट्यूब्स के अंदर। और जो फाइनल पार्ट है, टर्मिनेशन है, वो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट है जिसको उन्होंने सर्कल बनाया हुआ है। एंड दैट इज नथिंग बट एल्वियोली। बैलून गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है और इसे एल्वियोली बोलते हैं। तो लंग्स के अंदर ये जो पाइपलाइन आ रही है ये काफी सारे छोटे रास्तों में बदल जाएगी जो फाइनली एल्वियोली में जाकर खत्म होगी। The alveoli provides a surface where the exchange of gases can take place. Alveoli का काम क्या है? ये वो सरफेस प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, या जहां पर गैसेस की अदला बदली हो रही है। एयर आ रही है अंदर बॉडी के, एयर के अंदर कौन सी गैस है? ऑक्सीजन जो चाहिए। तो एल्वियोली पे क्या होगा? ऑक्सीजन बॉडी के आगे फर्दर अंदर चला जाएगा और एल्वियोली से जो CO2 है उसे हम लोग बाहर भेजने के लिए
वाइंड पाइप में भेज देंगे। तो एल्वियोली एक वो सरफेस है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। The walls of alveoli contains an extensive network of blood vessels. जो एल्वियोली की वॉल्स होती हैं इनके पास ब्लड वेसल्स का एक बहुत बड़ा जाल नेटवर्क होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स के थ्रू ही पूरी बॉडी कनेक्टेड है। तो ब्लड वेसल्स यहाँ पर भी होनी जरूरी है, तो वही लिखा है कि एल्वियोलिस की वॉल्स में बहुत सारे ब्लड वेसल्स के नेटवर्क होते हैं। ओके, एज वी सी इन अर्लियर ईयर्स, स्टार्टिंग में हमने देखा है व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम लोग सांस लेते हैं, वी लिफ्ट अवर रिब्स, हम लोग अपनी जो रिब्स हैं, जो आई थिंक पसलियां, पसलियां, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, तो हम पसलियां ही होता है, तो हम लोग अपनी पसलियां ऊपर उठाते हैं। एंड फ्लैटन अवर डायफ्राम, और जो डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है। चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, चेस्ट कैविटी जो है वो बड़ी हो जाती है इस वजह से। तो चार चीजें आ गई। जब हम लोग ब्रीथिंग यानी कि हवा अंदर लेके जाते हैं, हम लोग अपनी रिब्स को ऊपर उठाते हैं, डायफ्राम को फ्लैट कर देते हैं, और जो चेस्ट कैविटी है वो बड़ी हो जाती है इस वजह से। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, इस वजह से जो हवा है वो लंग्स के अंदर चली जाएगी। एंड फिल्स द एक्सपैंडेड एल्वियोली, और जो फूला हुआ एल्वियोली है उसको भर देती है। यानी कि जो हमने ब्रीथ इन किया उस प्रोसेस में चेस्ट कैविटी बड़ी हो गई है, जिस वजह से जो एल्वियोली है वो भी एक्सपैंड हो जाएगी, और उसके अंदर क्या भर जाएगी, हवा भर जाएगी, जो हम लोग सांस के द्वारा अंदर लेके जा रहे हैं। The blood brings carbon dioxide from rest of the body for release into the alveoli. अब जो ब्लड है वो पूरी बॉडी से, लंग्स को छोड़ के, मतलब बाकी जितना भी बॉडी हो गया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा ताकि वो वहां पे एल्वियोली में इसे रिलीज कर सके। हमने क्या पढ़ा, एल्वियोली एक्सचेंज करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल्वियोली वहां पर इन गैसेस को एक्सचेंज करेगा, तो CO2 उसके पास अब आ गई है। And the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body। और जो एल्वियोलर एयर होएगी, मतलब एल्वियोलिस के अंदर जो एयर है उसके वाली जो ऑक्सीजन है उसे ब्लड ले लेगा, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और ऑक्सीजन ले लेगा, और वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, एल्वियोली की ब्लड वेसल्स में, ताकि उसे बॉडी के सारे सेलों तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल, जब हम लोग ये ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं, या एयर इन और एयर आउट करते हैं, व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, और एयर को अंदर और बाहर किया जाता है, लंग्स ऑलवेज कंटेन रेसिड्यूल वॉल्यूम ऑफ एयर, लंग्स हमेशा अपने पास हवा का कुछ ना कुछ वॉल्यूम बचा के रखते हैं, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्सॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, ताकि एक सफिशिएंट टाइम रहे ऑक्सीजन के लिए, ताकि हम लोग ऑक्सीजन को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर सके ब्लड वेसल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सके। तो कुछ पार्ट एयर का रखता जाएगा लंग्स, इसलिए ताकि ऑक्सीजन प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो सके ब्लड वेसल्स में, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली रिलीज हो सके। When the body size of animals is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body। अब अगर बॉडी का साइज ज्यादा है तो डिफ्यूजन यानी कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होनी, वो कहता अकेला ऑक्सीजन की डिलीवरी सारे पार्ट्स पे नहीं कर पाएगा। Instead, respiratory pigment take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissue which are deficient in oxygen before releasing it। इसकी बजाय जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा वो एयर से ऑक्सीजन को लेगा जो लंग्स में है, और वो उसे उन टिश्यूज, उन सेल्स, उन पार्ट्स तक पहुंचाएगा जिनके पास ऑक्सीजन की कमी होती है रिलीज करने से पहले। यानी कि वो देखेगा कि कहाँ कहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो वहां वहां पे वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, लेकिन पहले, उससे पहले वो क्या करेगा, चेकआउट करेगा। तो जब बॉडी का साइज बड़ा है तो अपने आप ऑक्सीजन मूव नहीं कर पाएगी, उसके लिए एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहिए,
और वो पिगमेंट जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन को। In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen. ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसका नाम हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के प्रति बहुत लगाव रखता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेगा और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ये आपसे कहा गया है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कार्पल्स। ये जो पिगमेंट है ये रेड ब्लड कार्पल्स में प्रेजेंट है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ज्यादा घुलता है एज कंपैरेटिवली ऑक्सीजन, एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म इन अवर ब्लड। इसीलिए ये ज्यादा डिसॉल्व फॉर्म में हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। तो CO2 का बता रहा है ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है कि ये ऑक्सीजन के कंपेयर में पानी में ज्यादा घुलती है और ट्रांसपोर्टेड होने के लिए डिसॉल्व फॉर्म में ही आगे आगे चलती है। If the alveolar surface were spread out, it would cover about 80 मीटर स्क्वायर। अगर एल्वियोली की सरफेस को स्प्रेड कर दिया जाए, खोल दिया जाए, तो ये 80 मीटर स्क्वायर का एरिया अप्रोक्सीमेटली कवर कर लेगा। तो बहुत ज्यादा एरिया जो है वो कवर हो जाएगा अगर एल्वियोलर सरफेस को खोल दिया जाए, उसको स्प्रेड आउट कर दिया जाए। Efficient exchange of gases becomes because of the large surface available for the exchange to take place। जो efficient exchange हो रहा है गैसेस का वो इसी वजह से हो रहा है कि कितनी बड़ी सरफेस अवेलेबल है गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए। अगर सरफेस ज्यादा है तभी ज्यादा से ज्यादा एयर एब्जॉर्ब होगी, ज्यादा से ज्यादा फिर ऑक्सीजन आएगी और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो पाएगी। अगर सरफेस का एरिया कम होगा तो फिर वही प्रोसेस में कम एयर, कम ऑक्सीजन, और इससे हमारी बॉडी को जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी। If diffusion per to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs। अगर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन ने मूव करना होता हमारे बॉडी में, तो कहते ये लगाया गया है आइडिया कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 3 साल में हमारे लंग्स से पैरों की उंगलियों पर जाता। तो आप देख सकते हो कि लंग्स से उंगलियों का सफर, पैरों की उंगलियों का सफर 3 साल में होता अगर डिफ्यूजन के थ्रू जाना था। तो 3 साल में पहले ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जाएगा, फिर उसके बाद एनर्जी मिलेगी, फिर उसको आप पैर को मूवमेंट करवा सकते हो। फिर अगली मूवमेंट कितने साल बाद होगी? अराउंड 3 इयर्स के बाद। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं डायग्राम। ये रेप्स पसलियां होता है, ये डायग्राम है जो आपको मतलब दिया हुआ है एनसीईआरटी में। फर्स्ट इज नेसल पैसेज, जहां से एयर पैसेज हो रहा है। ये माउथ कैविटी, पहले फेरेंक्स है, फिर लैरिंक्स है, फिर ट्रैकिया और उसके ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो यू कैन से ऑर्डर है PLT, फेरेंक्स, लैरिंक्स और ट्रैकिया। फिर ये वाइंड, ये जो ट्रैकिया है या जो विंड पाइप है, पैसेज है, वो दो हिस्सों में बट गया। यहाँ पर इन दो हिस्सों को जो है वो ब्रॉन्ची बोलते हैं। एक सिंगल था लेकिन यहाँ पे हो गया है दो पार्ट्स। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर के थ्रू आपको कोशिश करता हूँ, कौन सा कलर उठाएं। हाँ, ये कलर से करते हैं। देखिए जैसे ये पाइप है, एक पाइपलाइन आ रहा है, ये एक पाइपलाइन आ रहा है, तो ये इधर जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो इन दोनों को ब्रॉन्ची बोला गया है। ब्रॉन्ची जो है वो आगे फर्दर छोटे छोटे ट्यूब्स में और डिवाइड हो रही है। मतलब एक ट्यूब थी, उसकी फर्दर आप देखोगे और ब्रांचेस बन गई, तो इसको बोला गया है ब्रॉन्चियोल्स। तो क्या बोलते हैं? ब्रॉन्चियोल्स बोलते हैं। और जो लास्ट पार्ट है दैट इज एल्वियोली, जो मतलब बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी बात ये पहले ही कर चुके हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या है?
इसके अलावा एल्वियोलर सैक, मतलब ये थैली जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एयर इन और एयर आउट होगा, हवा भरी जाएगी, वी कैन से। और ये लंग्स हो गए हैं, और ये रिब्स हो गई हैं, जिनको आपका पसलियां बोलते हैं। ये रिब्स ऊपर उठती है जो हम लोग ब्रीथ इन करते हैं। और ये लिंग्स ऑफ कार्टिलेज हो गई। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंचियोल्स, ब्रोंचियोल्स जो आगे फर्दर किसमें खुलेंगी, जाके एल्वियोली पर खुलेंगी या खत्म हो जाएंगी, हम लोग ये कह सकते हैं। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे लेबलिंग और बनाना अच्छे से आना चाहिए। दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये लिखा भी हुआ है। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन पार्ट हमारा एंड हुआ, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और साथ में आगे भी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।